वैसे तो इतिहास में कई राजा हुए जिन्हें लोगों ने महान, चक्रवर्ती और न जाने क्या क्या नाम दिए, लेकिन ये सारे राजा कुछ दिनों के लिए चमके और फिर गायब हो गए। शायद इनका दौर खत्म होने के बाद इन्हें भुला दिया गया। लेकिन इन सब के बीच सम्राट अशोक का नाम आज भी चमक रहा है, एक तारे की तरह। तभी तो अशोक के जन्म के लगभग 2300 साल के बाद भी आज हम अशोक की कहानी सुन रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि अशोक एक बहुत एम्बिशियस सम्राट थे। वो अपने राज्य को दूर दूर तक फैलाना चाहते थे, लेकिन कलिंग उनकी आंख में हमेशा खटकता रहता था। ये एक ऐसा राज्य था जिसे ना तो उनके पिता महाराज बिंदुसार और ना ही उनके दादा महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपनी मुट्ठी में कर पाए। नेचुरल रिसोर्सेस और रिच इकोनॉमी वाला कलिंग एक सोने की चिड़िया की तरह था। कलिंग के पास अच्छी खासी मिलिट्री पावर थी। अशोक अच्छे से जानते थे कि अगर कलिंग को अब नहीं जीता गया तो आगे चलकर कलिंग की सेना मगध के लिए खतरा हो सकती थी। अशोक जानते थे कि अगर उन्हें खुद को एक चक्रवर्ती सम्राट बनाना है तो कलिंग को जीतना ही होगा। उस वक्त दोनों राज्यों की सेनाओं को कंपेयर करें तो सम्राट अशोक की सेना में लगभग 1 लाख योद्धा थे। इसके साथ ही 1700 घोड़े, करीब 1200 वॉर एलिफेंट्स भी थे। दूसरी ओर कलिंग की मिलिट्री में केवल 60,000 सैनिक, 1000 घुड़सवार और 700 वॉर एलिफेंट थे। इससे साफ है कि अशोक की सेना कलिंग सेना से ज्यादा पावरफुल थी। अशोक ने मगध का राजा बनने के करीब 8वें साल बाद कलिंग के राजा को चुनौती दी। सबसे पहले उन्होंने एक दूत भेजकर कलिंग के राजा को अपने सामने घुटने टेक देने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन कलिंग के राजा ने मौर्य साम्राज्य के आगे झुकने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, अशोक को कलिंग पर आक्रमण करने का कारण मिल गया था। अशोक ने कलिंग पर युद्ध की घोषणा कर दी। वो अपने विशाल सेना लेकर कलिंग की ओर बढ़े। कलिंग के पास धौली की पहाड़ियों में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हो गया। रोज सैकड़ों सैनिक इस युद्ध में अपनी जान गंवा रहे थे। हर रोज सैकड़ों परिवार उजड़ रहे थे। कई औरतें विधवा हो रही थीं, कई बच्चे अनाथ हो रहे थे। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा था, युद्ध में दोनों ओर के सैनिक शहीद हो रहे थे। अशोक का मन भी युद्ध में मरने वालों की संख्या सुनकर भर आता था, लेकिन उसने एक ऐसा युद्ध छेड़ दिया था जिसे बीच में रोका नहीं जा सकता था। ऐसा माना जाता है कि कलिंग के लोगों ने मौर्य सेना का डटकर मुकाबला किया। कलिंग ने मौर्य साम्राज्य को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मौर्य साम्राज्य के विशाल सेना ने कलिंग की सेना को हरा दिया। इस लड़ाई में लगभग 1 लाख सैनिक और नागरिक मारे गए। कलिंग के 1.5 लाख सैनिक और नागरिक बंदी बना लिए गए, जिन्हें बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन इस युद्ध के बाद जब अशोक युद्ध के मैदान पर गए तो अशोक ने युद्ध के मैदान में घोड़ों, हाथियों और सैनिकों की लाशें देखीं। जगह जगह खून बिखरा हुआ था। अनाथ बच्चे रो रहे थे। घायल लोग दर्द के मारे जमीन पर लुढ़क रहे थे। उनकी आंखों के सामने सारा कलिंग नष्ट हो गया। इतना खून खराबा देखकर अशोक का मन शोक से भर आया। अशोक ने महसूस किया कि वो इस युद्ध के कारण हुए विनाश के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। उनके एम्बिशंस की कीमत लाखों लोगों को अपनी जान गंवा कर चुकानी पड़ी है। अशोक का मन पछतावे से भर गया। उन्होंने उसी युद्ध के मैदान में हिंसा छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला ले लिया। कलिंग की ये लड़ाई अशोक की आखिरी लड़ाई साबित हुई। इस युद्ध के बाद अशोक ने अपनी तलवार छोड़ दी और बौद्ध धर्म अपना लिया। कहते हैं कि कलिंग को जीतने के बाद यह मौर्य साम्राज्य का 5वां रीजन बनाया गया। अशोक ने एक राजकुमार को कलिंग का गवर्नर अपॉइंट कर दिया। इस जीत के बाद अशोक के साम्राज्य की सीमा बे ऑफ बंगाल तक फैल गई। नेपाल और कश्मीर भी उसके हाथ में थे। साउथ में अशोक के साम्राज्य की सीमा पन्नार नदी तक फैली थी। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान भी उनके अधीन आ गया था। कलिंग की विजय के बाद सम्राट अशोक ने एक परोपकारी राज्य चलाया। उनके राज्य में ब्यूरोक्रेसी वेल ऑर्गेनाइज थी।
अशोक के नेतृत्व में यहाँ बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। जल्द ही ये राज्य का धर्म बन गया। इसी काल में पत्थरों पर नक्काशी का काम भी शुरू हो चुका था। राज संदेश या अपने सिद्धांत लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग जगहों पर शिलालेख भी लिखे गए थे। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या असर पड़ा, इसे उन्होंने अपने 14th शिलालेख में खुद ही लिखवाया है। राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने कलिंग देश को विजय किया। वहां 1.5 लाख मनुष्य कैद किए गए, 1 लाख मनुष्य मारे गए, उससे कई गुना आदमी महामारी से मरे। इसके बाद कलिंग देश की विजय होने पर देवताओं के प्रिय अशोक का धर्म पालन अच्छी तरह से हुआ। कलिंग को जीतने पर देवताओं के प्रिय अशोक को बड़ा पश्चाताप हुआ, क्योंकि जिस देश में पहली विजय नहीं हुई है उसकी विजय होने पर लोगों की मौत अवश्य होती है और न जाने कितने आदमी कैद किए जाते हैं। देवताओं के प्रिय को इससे बहुत दुख और खेद हुआ। कलिंग की विजय के बाद अशोक ने शस्त्रों द्वारा विजय करना छोड़कर धर्म विजय के लिए उद्योग प्रारंभ किया। वैसे तो कलिंग के युद्ध को ही सम्राट अशोक की लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, जिसने उन्हें बुद्धिज्म की ओर मोड़ा। लेकिन इसकी शुरुआत कलिंग के युद्ध के काफी पहले हो चुकी थी। लेकिन कब, ये सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन हमारे अगले एपिसोड में।